Hello future dentists, welcome back to Chirag Academy and this is Hassan Baloch here. आज के इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट 3 वीडियोस में जितने भी इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं हम उन सबको मास्टर करने वाले हैं। डेंटिस्ट्री में इम्प्रेशन मटेरियल्स फाउंडेशन की तरह हैं क्योंकि इन्हीं से हम पेशेंट के माउथ का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक मॉडल्स हों, क्राउन्स हों या डेंचर्स हों। सो दिस इज गोना बी अवर मास्टर प्लान। जितने भी इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं उन सबको हम 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आज पहला वीडियो है विच इज गोना बी आवर एपिसोड नंबर 1 जिसमें हम इम्प्रेशन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरा वीडियो विच विल बी आवर एपिसोड नंबर 2 उसमें हम इन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। तीसरे और चौथे वीडियो में हम इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे और इन चारों वीडियोस को देखने के बाद आई गारंटी यू जितने भी इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और इम्प्रेशन मटेरियल्स के रिगार्डिंग आपसे एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। So you are watching the first episode of Impression Materials on Chirag Academy in which we will be talking about the classification and requirements of impression materials. Let's begin. बिल्कुल स्ट्रेट से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन सीख लेते हैं, जैसे इम्प्रेशन किसे कहते हैं, इम्प्रेशन मटेरियल किसे कहते हैं, कास्ट या मॉडल क्या चीज़ होती है, डाई किसे कहते हैं। व्हेन वी गेट टू नो दिस टर्म्स देन वी विल प्रोसीड फर्दर एंड विल डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स। ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं इम्प्रेशन किसे कहते हैं। इम्प्रेशन आपके टीथ एंड सराउंडिंग ओरल स्ट्रक्चर्स का नेगेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ओके, इम्प्रेशन मटेरियल किसे कहते हैं। इम्प्रेशन मटेरियल वो मटेरियल होता है जो एक डेंटिस्ट यूज करता है इम्प्रेशन लेने के लिए। ओके, देखें एक डेंटिस्ट करता क्या है। डेंटिस्ट सबसे पहले इम्प्रेशन ट्रे लेता है, इसके अंदर इम्प्रेशन मटेरियल डालता है और फिर इस इम्प्रेशन ट्रे को जिसमें इम्प्रेशन मटेरियल होता है इसको पेशेंट के माउथ के अंदर प्लेस कर देता है। इम्प्रेशन मटेरियल को जब आप पेशेंट के माउथ में प्लेस कर रहे होते हैं उस वक्त ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है, यानी सॉफ्ट और मोल्डेबल होता है ताकि वो हर फाइन डिटेल को कैप्चर कर सके। इनिशियली तो ये इम्प्रेशन मटेरियल प्लास्टिक फॉर्म में होता है लेकिन कुछ टाइम बाद ये पेशेंट के माउथ के अंदर ही हार्ड होकर सेट हो जाता है। जब ट्रे रिमूव करते हैं तो हमें एक एक्यूरेट इम्प्रेशन मिलता है जिसको कास्ट या मॉडल बनाने के लिए यूज किया जाता है। कास्ट या मॉडल किसे कहते हैं। देखें आपने जो इम्प्रेशन लिया है ना, अगर आप इस इम्प्रेशन में डेंटल स्टोन पोर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कास्ट या मॉडल मिलेगा विच इज द पॉजिटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द टीथ एंड सराउंडिंग ओरल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, डाई किसे बोलते हैं। एक सिंगल टूथ के मॉडल को हम डाई बोल देते हैं, एक सिंगल टूथ के पॉजिटिव रिप्रोडक्शन को हम डाई कह देते हैं। इज इट क्लियर। अभी तक आपने 4 डेफिनेशन सीखे हैं। पहला डेफिनेशन आपने इम्प्रेशन का सीखा विच इज द नेगेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द टीथ एंड सराउंडिंग ओरल स्ट्रक्चर्स। दूसरा डेफिनेशन आपने इम्प्रेशन मटेरियल का सीखा, वो मटेरियल जो एक डेंटिस्ट यूज करता है इम्प्रेशन लेने के लिए, उस मटेरियल को हम इम्प्रेशन मटेरियल बोल देते हैं। जब डेंटिस्ट इम्प्रेशन मटेरियल को पेशेंट के माउथ के अंदर प्लेस कर रहा होता है उस वक्त तो इम्प्रेशन मटेरियल प्लास्टिक फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ देर बाद ये इम्प्रेशन मटेरियल पेशेंट के माउथ के अंदर ही हार्ड होकर सेट हो जाता है। तीसरा डेफिनेशन आपने सीखा वो कास्ट या मॉडल का था विच इज द पॉजिटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द टीथ एंड सराउंडिंग ओरल स्ट्रक्चर्स। चौथा डेफिनेशन आपने डाई का सीखा। डाई क्या होता है, इट इज द मॉडल ऑफ सिंगल टूथ। इज इट क्लियर। चारों डेफिनेशंस क्लियर हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इम्प्रेशन मटेरियल्स। Ideal requirements of impression materials. Number 1, it should be accurate to produce fine details. Impression material accurate होना चाहिए ताकि फाइन डिटेल्स जैसे टूथ मार्जिन्स और सरफेस टेक्सचर बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो सकें। नंबर 2, इम्प्रेशन मटेरियल बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, यानी ओरल इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो, ये टॉक्सिक ना हो और ना ही ओरल टिश्यूज को इरिटेट करे। नंबर 3, इम्प्रेशन मटेरियल इजीली मैनिपुलेट किया जा सके बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट के। नंबर 4, इम्प्रेशन मटेरियल का वर्किंग टाइम सुइटेबल हो, यानी पेशेंट के माउथ में प्लेस करते हुए डेंटिस्ट को प्रॉपर टाइम मिले एडजस्ट करने का। नंबर 5, इम्प्रेशन मटेरियल का सेटिंग टाइम भी सुइटेबल हो, ना इतना लंबा कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाए और ना इतना छोटा कि मटेरियल एडजस्ट ही ना हो सके। नंबर 6,
इम्प्रेशन मटेरियल का टेस्ट और ऑर्डर पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर टेस्ट या स्मेल बहुत अनप्लीजेंट हो तो पेशेंट गैग रिफ्लेक्स या डिस्कम्फर्ट फील करेगा। नंबर 7, इम्प्रेशन मटेरियल एडिशन और करेक्शन एक्सेप्ट करे, यानी अगर छोटा सा एरिया मिस हो जाए तो हम उसे दोबारा ऐड या रिपेयर कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। नंबर 8, इम्प्रेशन मटेरियल इजीली डिसइंफेक्ट हो सके ताकि क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल मेंटेन रहे, लेकिन डिसइंफेक्शन के बाद भी मटेरियल की एक्यूरेसी लूज ना हो। नंबर 9, इम्प्रेशन मटेरियल की शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, यानी स्टोरेज के दौरान अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन रखे और हमेशा रिलायबल रिजल्ट्स दे। नंबर 10, इम्प्रेशन मटेरियल इकोनॉमिकल हो ताकि रूटीन प्रैक्टिस में डेंटिस्ट और पेशेंट दोनों के लिए अफोर्डेबल रहे। नंबर 11, इम्प्रेशन मटेरियल में इतनी स्ट्रेंथ हो कि रिमूवल के वक्त टेयर या फ्रैक्चर ना हो, वरना एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इम्प्रेशन मटेरियल की एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लो। इम्प्रेशन मटेरियल का फ्लो इतना होना चाहिए कि वो हर फाइन डिटेल कैप्चर कर सके, साथ ही इसका विस्कोसिटी इतना हो कि ये ट्रे के अंदर कंट्रोल में रहे और बाहर ना निकले। नंबर 2, हाइड्रोफिलिसिटी। इम्प्रेशन मटेरियल हाइड्रोफिलिक होना चाहिए ताकि ये ओरल टिश्यूज को इजीली वेट करे और स्लाइवा या मॉइस्चर के बावजूद क्लियर डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएं। नंबर 3, डायमेंशनल एक्यूरेसी। सिटिंग के दौरान इम्प्रेशन मटेरियल में कोई साइज चेंज नहीं आना चाहिए, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 4, एडहेशन टू द ट्रे। इम्प्रेशन मटेरियल ट्रे के साथ अच्छी तरह चिपका रहे जब हम उसे पेशेंट के माउथ से रिमूव करें, ताकि वो ट्रे से अलग होकर डैमेज ना हो। नंबर 5, इलास्टिसिटी। सिटिंग के बाद इम्प्रेशन मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए ताकि वो अंडरकट एरियाज को रिकॉर्ड कर सके बिना डिस्टॉर्ट हुए या फ्रैक्चर हुए। नंबर 6, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इम्प्रेशन स्टोरेज के वक्त, यानी इम्प्रेशन बनाने से लेकर उसे लैब में पोर करने तक इम्प्रेशन मटेरियल का साइज और शेप चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 7, कंपैटिबिलिटी विद मॉडल एंड डाई मटेरियल्स। इम्प्रेशन मटेरियल प्लास्टर या डेंटल स्टोन के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब इम्प्रेशन मटेरियल उनके सेटिंग रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रेशन ट्रेस को। अगर हम इम्प्रेशन ट्रेस को मटेरियल के हिसाब से क्लासीफाई करें तो दो मेन टाइप्स होती हैं। पहला, मेटालिक ट्रेस। ये मेटल से बनी होती हैं, बहुत रिजिड और ड्यूरेबल होती हैं, इनकी स्टेरलाइजेशन इजी होती है, इसलिए क्लिनिक्स में इनका यूज़ कॉमन है, स्पेशली जब आई एक्यूरेसी चाहिए होती है। नंबर 2, प्लास्टिक ट्रेस। ये लाइट वेट होती हैं और अक्सर डिस्पोजेबल होती हैं। प्लास्टिक ट्रेस हैंडलिंग में कन्वीनियंट होती हैं, लेकिन मेटालिक ट्रेस के मुकाबले में इनकी रिजिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से कभी कभी इम्प्रेशन एक्यूरेसी अफेक्ट हो सकती है। अब हम इम्प्रेशन ट्रेस को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफोरेशंस। सो हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, परपोरेटेड ट्रेस एंड नॉन परपोरेटेड ट्रेस। अगर हम बात करें परपोरेटेड ट्रेस की तो इन ट्रेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम परपोरेशंस कहते हैं, एंड नॉन परपोरेटेड ट्रेस में होल्स नहीं होते हैं। अच्छा, परपोरेटेड ट्रेस के रिगार्डिंग आप एक चीज़ याद रख लें, जब आप इम्प्रेशन मटेरियल को परपोरेटेड ट्रे में प्लेस करोगे तो परपोरेटेड ट्रे में मौजूद जो ओल्स होते हैं, ये ओल्स इम्प्रेशन मटेरियल को अंदर से लॉक कर लेते हैं। इसे हम मैकेनिकल इंटरलॉकिंग कहते हैं। इस मैकेनिज्म की वजह से इम्प्रेशन मटेरियल ट्रे के साथ अच्छी तरह चिपका रहता है और रिमूवल के वक्त डिसलॉज नहीं होता है। ओके, जबकि नॉन परपोरेटेड ट्रेज में तो ओल्स नहीं होते हैं, नॉन परपोरेटेड ट्रेज में तो परपोरेशंस नहीं होते हैं, तो वहां पर इम्प्रेशन मटेरियल इम्प्रेशन ट्रे के साथ किस तरह चिपकता है, या तो नेचुरली चिपकता है या तो हम कोई एडहेसिव अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्रेशन ट्रेस की टाइप्स को अकॉर्डिंग टू देयर यूज। इम्प्रेशन ट्रेस को उनके यूज के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, स्टॉक ट्रे। नंबर 2, स्पेशल ट्रे। अगर हम स्टॉक ट्रेस की बात करें तो ये ट्रेस रेडीमेड होती हैं जो डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होती हैं। स्टॉक ट्रे यूज होता है प्राइमरी इंप्रेशन लेने के लिए। प्राइमरी इंप्रेशन एक फर्स्ट रिकॉर्ड है जो माउथ की जनरल शेप और फॉर्म को कैप्चर करता है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है,
प्राइमरी इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन एक प्राइमरी कास्ट बनाने के लिए इनफ होता है। और इसी प्राइमरी कास्ट की मदद से हम पेशेंट के लिए एक स्पेशल ट्रे बनाते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल ट्रे की, तो ये ट्रे एक पेशेंट के लिए स्पेशली बनाई जाती है, उसके माउथ के एग्जैक्ट साइज और शेप के मुताबिक। स्पेशल ट्रे का यूज़ होता है सेकेंडरी इम्प्रेशन लेने के लिए। सेकेंडरी इम्प्रेशन एक फाइनल एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड है जो माउथ की हर छोटी डिटेल जैसे बॉर्डर्स, टिश्यूज और अंडरकट्स को क्लियरली कैप्चर करता है। सेकेंडरी इम्प्रेशन को जब हम डेंटल स्टोन में पोर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक सेकेंडरी कास्ट मिलता है। ये सेकेंडरी कास्ट हाईली एक्यूरेट होता है और इसी के बेस पर फाइनल प्रोस्थेसिस बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वॉश टेक्निक को। वॉश टेक्निक एक एडवांस्ड इम्प्रेशन टेक्निक है। इसमें हम दो डिफरेंट विस्कोसिटी के इम्प्रेशन मटेरियल्स यूज़ करते हैं। पहला इम्प्रेशन मटेरियल आई विस्कोसिटी का होता है जो ट्रे का बल्क फिल करता है और इम्प्रेशन को बेसिक सपोर्ट देता है। फिर दूसरा इम्प्रेशन मटेरियल अप्लाई किया जाता है जो लो विस्कोसिटी और आई फ्लो रखता है। ये माउथ की फाइन सरफेस डिटेल्स जैसे मार्जिन्स और टिश्यू एनाटॉमी को एक्यूरेटली कैप्चर करता है। दोनों इम्प्रेशन मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन एक स्टेबल और हाईली एक्यूरेट इम्प्रेशन इंश्योर करता है। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स को। तो हमारे पास ये वाला क्लासिफिकेशन जो आप इस स्लाइड पे इम्प्रेशन मटेरियल्स की देख पा रहे हो, ये पता है किस बेसिस पर है? डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी आफ्टर सिटिंग। यानी सिट होने के बाद इम्प्रेशन मटेरियल रिजिड रहता है या फिर इलास्टिक बन जाता है। सो इस बेसिस पर हमारे पास दो कैटेगरीज बन जाती हैं इम्प्रेशन मटेरियल्स की। रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स also known as non-elastic impression materials, एंड जो दूसरा कैटेगरी है वो इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की है। अगर हम रिजिड यानी कि नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की बात करें तो ये वो इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं जो सेट होने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करते हैं। ओके, रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स अंडरकट्स को टॉलरेट नहीं करते। अगर अंडरकट एरियाज हों तो ये ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से इनका यूज सिर्फ ईडेंचुलस पेशेंट्स के लिए होता है जहां अंडरकट्स एब्सेंट होते हैं। हमारे पास रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स, नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के एग्जांपल्स देख लो क्या क्या हैं। इम्प्रेशन प्लास्टर हो गया, इम्प्रेशन कंपाउंड हो गया, इम्प्रेशन वैक्सेस हो गए एंड जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हो गया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को। तो ये मटेरियल्स सिट होने के बाद इलास्टिक बन जाते हैं, मतलब ये स्ट्रेच कर सकते हैं और अंडरकट एरिया से सेफली निकल सकते हैं बिना फ्रैक्चर हुए। इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स का यूज ईडेंचुलस और डेंचुलस दोनों पेशेंट्स में होता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट इम्प्रेशंस प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स। ओके, इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 हाइड्रोक्लोइड्स, नंबर 2 सिंथेटिक इलास्टोमर्स। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोइड्स की तो ये वाटर बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल्स होते हैं। ओके, और इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, एगर एंड एल्जीनेट। एगर के साथ रिवर्सिबल का वर्ड लिखा है एंड एल्जीनेट के साथ इरिवर्सिबल का वर्ड लिखा है। एगर के सामने रिवर्सिबल इसीलिए लिखा है क्योंकि एगर सेट बाय टेम्परेचर चेंज और एल्जीनेट के सामने इरिवर्सिबल का टर्म इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एल्जीनेट सेट बाय केमिकल रिएक्शन। इस चीज को अगले वाले स्लाइड में हम बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, हमारे पास इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स का एक कैटेगरी तो हो गया हाइड्रोक्लोइड्स का, जो दूसरा कैटेगरी है वो है सिंथेटिक इलास्टोमर्स का। ये रबर लाइक मटेरियल्स होते हैं। सिंथेटिक इलास्टोमर्स ये रबर लाइक मटेरियल्स होते हैं और इनकी एक्यूरेसी भी हाइड्रोक्लोइड से ज़्यादा होती है। ओके, सिंथेटिक इलास्टोमर्स के फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पॉलीसल्फाइड्स, नंबर 2 फॉली ईथर्स, नंबर 3 सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स इज ऑफ 2 टाइप्स, कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड एरेशन सिलिकॉन। ओके,
क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ सेटिंग। इम्प्रेशन मटेरियल्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाउ दे सेट। नंबर 1 इरिवर्सिबल मटेरियल्स, नंबर 2 रिवर्सिबल मटेरियल्स। इरिवर्सिबल मटेरियल्स सेट बाय केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मटेरियल्स एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आर्ट होते हैं और एक बार सेट होने के बाद वापस सॉफ्ट नहीं होते हैं। ओके और हमारे पास जो इरिवर्सिबल मटेरियल्स हैं इनको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल मटेरियल्स इंक्लूड इम्प्रेशन प्लास्टर्स, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, एल्चिनेट, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर एंड सिलिकॉन्स। ओके अब बात करते हैं रिवर्सिबल मटेरियल्स की। सो रिवर्सिबल मटेरियल्स सेट बाय टेम्परेचर चेंज। रिवर्सिबल मटेरियल्स टेम्परेचर चेंज से सेट या सॉफ्टन होते हैं। अगर आप इनको हीट करें ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल होने पर हार्ड हो जाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल मटेरियल्स इंक्लूड इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन वैक्स एंड हेगर।